कमलपुर नाम का एक गांव था जहां रामू अपने बेटे मोहन और अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। इस वक्त मोहन की उम्र 5 से 6 साल की थी। रामू बेटा, रात हो गई लेकिन अब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आए, न जाने कहाँ रह गए। आ गया आ गया। क्यों मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है? आज फिर से शराब पीकर आए हैं। इस शराब की वजह से हमने क्या कुछ नहीं खोया। मेरा सारा जेवर, घर के बर्तन सब बिक गए हैं, लेकिन आपसे शराब है कि छोड़ी नहीं जाती। मोहन के सामने क्या साबित करना चाहती है कि मैं नकारा हूँ? रामू नशे में गीता को बहुत मारता है और इसी तरह चलता रहता है। रामू के नशे की आदत ने घर की स्थिति और भी कमजोर कर दी थी, जिस वजह से मोहन स्कूल ना जाकर खेतों में काम करने लगा और इसी मिली मजदूरी से घर का खर्च चलने लगा। मोहन अब 15 साल का हो गया है। गीता, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों की जिंदगी खराब की, लेकिन अब भगवान मुझे उसकी सजा दे रहा है। मेरे पास कुछ ही वक्त बचा है। गीता और मोहन ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपनी पुरानी बातों को भूलकर रामू का खूब ध्यान रखते हैं। और कुछ समय बाद रामू का देहांत हो जाता है। मोहन अपनी माँ गीता के साथ रहने लगता है। मोहन अब भी खेतों में मजदूरी करता था, जैसे तैसे घर का खर्च चलाता था। बेटा मोहन, अब मेरी भी उम्र हो गई है, मुझसे घर का काम काज नहीं होता। इस घर को अब एक बहू की जरूरत है। पर माँ, ये मुमकिन नहीं है। हमारे खाने के लिए तो भरपूर खाना नहीं है, भला हम दूसरों की बेटी को कैसे खुशियाँ देंगे? नहीं माँ, ये ठीक नहीं है। अरे बेटा देख, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। हो सकता है बहू के कदम घर में पड़ते ही हमारे भी अच्छे दिन शुरू हो जाएं। मोहन माँ की बात मान जाता है और फिर मोहन की सादा सी शादी हो जाती है। मोहन की पत्नी का नाम था विमला, जो बड़ी सीधी, हर काम में तेज और मिलनसार लड़की थी। देखो विमला, ये मेरी माँ है और तुम्हें इन्हें अपनी सास समझकर नहीं बल्कि माँ समझकर इनका ख्याल रखना होगा। हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। शादी के बाद गीता के घर की पूरी जिम्मेदारी विमला उठा लेती है और मोहन दूसरे के खेतों में मजदूरी कर जैसे तैसे घर का खर्चा चलाता था। पर इन थोड़े से पैसों से घर कहाँ चलने वाला था। ये बहुत मुश्किल था और ये मुश्किलें आगे भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब विमला गर्भवती थी और कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन जब मोहन अपनी बेटी को देखता है तो हैरान रह जाता है। माँ, ये क्या? हमारी बेटी तो अपाहिज है। हम पर भी भगवान ने बड़ा जुल्म ढाया है। पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे थे और अब हमारी बेटी भी गरीब होने के साथ साथ अपाहिज होने का कलंक हुई जिंदगी भर सहती रहेगी। नहीं बेटा, ये तुम्हारे घर में लक्ष्मी दी है, जरूर अब से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, आप घबराते क्यों हैं? भगवान जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। अगर मेरी बेटी के भाग्य में अपाहिज होना लिखा है तो मुझे भी मंजूर है। मोहन और विमला अपनी बेटी का नाम प्रिया रखते हैं और उसे बड़े लाड प्यार से पालते हैं। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। गांव के सब बच्चे बस्ता लेकर पढ़ने जाते हैं, मुझे भी वो बस्ता चाहिए। नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मोहन अपने सेठ के पास जाता है, जो बड़ा निर्दयी और लालची था। आ गया गरीब बालक, बता क्या बात है? सेठ जी, थोड़े पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। इस बार की फसल वैसे ही अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैं तुझे भी आधी मजदूरी दूंगा। मोहन सेठ के आगे अपनी सारी परेशानी रखता है, लेकिन सेठ इस पर जरा भी तरस नहीं खाता और आधी तनख्वाह इसके हाथ में थमा कर इसे घर भेज देता है। मोहन ये बात विमला और गीता को आकर बताता है। बेटा, पूरी जिंदगी भी अगर मजदूरी करते रहे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें कुछ अपना ही काम करना चाहिए। माँ, मुझे सब पता है, हमारे पास खाने को खाना नहीं है, भला मैं काम कैसे शुरू करूँगा? मोहन इस पैसों से प्रिया को सस्ता सा बैग दिलाकर सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देता है और पूरा घर आज रात बिना खाए ही सो जाता है। अगली सुबह प्रिया जब अपनी दादी गीता के पास जाती है तो उनका देहांत हो चुका होता है और पूरा परिवार काफी दुखी होता है। मोहन, अब ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा ठेला ही लगा लीजिए। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, और फिर मैं किस चीज का ठेला लगाऊंगा? पापा, आप दाल चावल बनाकर बेचोगे तो आपके हाथ में जादू है, झट से बिक जाएंगे। मुन्नी सही कह रही है, और पैसों के लिए मेरे पास कोई शादी के जेवर हैं। इस तरह मोहन जेवर बेचकर एक ठेला किराए पर लेता है और दाल चावल का सारा सामान लाकर खुद ही दाल चावल बनाता है
और गांव में बेचने चला जाता है। ओहो मोहन, अब तो तू भी कारोबारी बनने के लिए आ गया। ला जरा एक प्लेट दाल चावल तो लगा। जी सेठ जी। मोहन सेठ को दाल चावल खाने को देता है और सेठ बड़े मजे से इन दाल चावल को खाता है। आज तो मोहन तूने दिल खुश कर दिया। क्या खेती बाड़ी में लगा था, असली स्वाद तो खाने में है। ले मेरी तरफ से पैसे। मोहन इन पैसों को देखकर बहुत खुश होता है और एक के बाद एक ग्राहक आते रहते हैं और मोहन इन्हें दाल चावल खिलाता है और इस तरह सिर्फ थोड़े से दाल चावल बचते हैं। इन्हें घर लेकर चलता हूँ। मोहन बचे हुए दाल चावल और थोड़ी सी मिठाई लेकर घर जाता है। अरे वाह, मिठाई! यानी कि पापा की दुकानदारी काफी अच्छी हुई है। हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही मोहन रोजाना दाल चावल का ठेला लगाने लगता है और पूरे गांव में मोहन के दाल चावल फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से लोग मोहन के दाल चावल खाने आते हैं और हर रोज मोहन इतने पैसे कमा लेता है जिससे बेटी प्रिया को अच्छी शिक्षा दिला सके, घर का खर्च अच्छे से चल सके। एक दिन अरे मोहन, तेरे दाल चावल का ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यही काम शुरू कर दूं। खेती बाड़ी में ज्यादा मुनाफा नहीं है, तो मुझे दाल चावल बनाना सिखा देगा क्या? हाँ सेठ जी, मैं आपको सिखा दूंगा। इस तरह मोहन सेठ को दाल चावल बनाना सिखा देता है और फिर अगले दिन से सेठ भी अपने एक आदमी को खड़ा करके दाल चावल बेचने लगता है। सेठ बड़ा चालाक था, इसलिए ये मोहन के दाम से कम रखता है और लोग इसके ठेले पर आने लगते हैं। पर जब इसके दाल चावल का स्वाद चखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आज मोहन की दुकानदारी भी अच्छी नहीं होती। विमला, आज सेठ जी ने ठेला लगाया था, इसलिए दुकानदारी नहीं हो पाई। फिक्र क्यों करते हैं, कल भगवान ने चाहा तो सारे दाल चावल बिक जाएंगे। अगले दिन जब मोहन ठेला लगाता है तो कई सारे ग्राहक आ जाते हैं और आधे दिन में ही मोहन के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और मोहन खूब सारे पैसे लेकर अपने घर जाता है। और फिर मोहन विमला को इस तरह पैसों को जोड़कर एक ढाबा खोल लेते हैं और अपनी बेटी प्रिया को ना सिर्फ अच्छा पढ़ाते हैं बल्कि उसका एक नकली पैर भी लगवा देते हैं जिससे उसका कोई मजाक न बना पाए। और इस तरह मोहन अपने परिवार के साथ अपनी गरीबी को दूर कर एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है।